नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज मुद्दा यह है ही नहीं कि हरियाणा विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में किसानों का आंदोलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची या नहीं बची, वो मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा कुछ और था। आज मेरा सवाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, तबाही का सामना तो किसान ने किया ना, मुर्दनी मौत का सामना तो किसान ने किया। अरे जब किसान नहीं रोया खट्टर साहब, तो आप क्यों रोए? बताइए। और आपके आंख के आंसू उस वक्त कहां थे जब राजबीर ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने इस बात की अपील की कि उन 3 काले कानूनों को खत्म करो, जिसमें उसने इस बात को कहा कि यह सरकार खून की प्यासी है और मैं अपना खून उन्हें दे रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं खट्टर साहब, तब आपके आंखों में आंसू आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, जब 200 का आंकड़ा पार कर गया, 100 दिन में 200 किसानों की मौत, सिंघू, टीकरी, तमाम जगहों पर, गाजीपुर, तब आप रोए? तब भी आप नहीं रोए। जब आपके कृषि मंत्री जेपी दलाल, और जेपी दलाल साहब कृषि मंत्री हैं, ऐसा नहीं कि कोई राह चलता, कोई बीजेपी आईटी सेल का गुर्गा, आपके कृषि मंत्री ने कहा था कि अरे इन 200 किसानों को तो वैसे ही मरना था, अगर आंदोलन नहीं कर रहे होते तो वैसे मर जाते। जेपी दलाल साहब ने जो कहा, मैं उसकी हकीकत को नहीं परखना चाहता हूं, मगर कहां थी कृषि मंत्री के बयान के अंदर संवेदनशीलता? क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं अंदर से, तुम इतने पत्थर हो गए हो? और जब इन्होंने यह बयान दिया था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जेपी दलाल को क्या आपने बुलाकर उनके सामने आंसू बहाए थे कि तुमने मेरे किसान भाइयों को क्यों इस तरह से ताना मारा? तब कहां थे आपके आंसू? आज जो हमने देखा हरियाणा विधानसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई दोस्तों, और बीजेपी कम से कम हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में इनका बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट गया है, सूपड़ा साफ हो गया है। मगर मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कल इन्होंने रोया देश की जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने पूरी जमीन, पूरी पृष्ठभूमि रखी कि आप तब क्यों नहीं रोए। सुनिए उनकी रुदाली। एक विषय जो बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं। यहां सारे रात नींद नहीं आई मुझे। मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे दिग्गज नेता हैं, जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो आंसू बह जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर कहां से इंस्पायर्ड है। देखिए दोस्तों, एक बात तय है, किसान ने दिखा दिया है उसका क्या दम है, और उस दम के सामने पूरी तरह से बेदम हो गई है बीजेपी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं जेजेपी, क्योंकि जिन 10 विधायकों के समर्थन पर बीजेपी सरकार टिकी हुई है, उनके देवेंद्र बबली की 2 मिनट की यह बातचीत सुनिएगा दोस्तों। इसमें वो बता रहे हैं, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी को फैसला लेना चाहिए, सरकार से बाहर आए, किसान का समर्थन दें। हम तो ना घर के ना घाट के, घर वापस जा नहीं सकते, क्योंकि वहां किसान जो है वो खड़ा है लठ लेके, और यहां पर हमारा वजूद बना हुआ है। सुनिए देवेंद्र बबली क्या कह रहे हैं, और फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी। आज अगर हमारी विधायक दलों की मीटिंगें बार बार बुलाई गई, हम सबको बुलाया गया, दुष्यंत ने बुलाया हमें कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको निपटवा रहे हैं, हम बात करें, हम निपटवा रहे हैं। पिछले 8 महीने से देख रहे हैं हम इसको, सॉरी इसके 70-80 दिन से देख रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा था भी इसको निपटवा रहे हैं। तो सर विधायकों की बात क्यों नहीं मान रहे फिर दुष्यंत जी? क्या मजबूरी है उनकी? आपको पता नहीं है क्यों नहीं मान रहे? तो आप ही बताइए ना। बताइए सर, आप बता दीजिए, नुमाइंदे हैं उनके सर, आप वो बताइए। ये सोच रहे हैं कि मैं सरकार में बैठ के शायद ज्यादा फायदा कर सकता हूँ किसानों का। वो सोच रहे हैं कि मैं किसानों का फायदा सरकार में बैठ के ज्यादा कर सकता हूँ, ये इस सोच के साथ बैठे हुए। आज मैं दुष्यंत चौटाला, जो कि डेप्यूटी सीएम हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, आप जो सत्ता में पहुंचे हैं वो तो किसान की राजनीति करके ही पहुंचे हैं ना। चाहे पार्टी के अब तक के सबसे दिग्गज
देवीलाल हों, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, फिर आपके पिता अजय चौटाला, इन सब ने किसानों की सियासत की। आपके पार्टी के नेता मान रहे हैं कि हम किसानों के बगैर कुछ नहीं हैं। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता में बना रहना दुष्यंत चौटाला आपके लिए इतना जरूरी है कि आप किसानों की नहीं सुनेंगे? किसान आपसे बेइज्जत नहीं होगा, चाहे आप सत्ता के लिए कुर्सी से चिपके रहिए, वो बेइज्जत नहीं होने वाला है। उसने अपना दम दिखा दिया है। देवेंद्र बबली के इस बयान में बेबसी दिखाई देती है अभय चौटाला और उनके तमाम विधायकों की। मगर आप ये सवाल करेंगे कि आखिर अभय चौटाला बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक तो ऑफ कोर्स डेप्यूटी सीएम का जो लालच होता है वो एक आसान लालच नहीं होता है, मगर उसके अलावा कुछ और चीजों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला और इनके पिता अजय चौटाला दोनों बेल पर रिहा हुए हैं। वजह थी कोरोना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि अगर दुष्यंत चौटाला ने चमत्कार करके इस सरकार के वो बाहर भी आ गए तो आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम होने वाला है? इसका सीधा परिणाम यह होगा कि अजय चौटाला वापस तिहाड़ जेल जाएंगे। यह बात अलग है कि कोरोना का बहाना लेकर इन्हें बेल मिली थी, मगर उसके बाद इन्होंने क्या किया? जैसे ही बेल मिली 27 दिसंबर को ये लोग पहुंच जाते हैं गुजरात, और गुजरात के बाद 1 तारीख को गोवा पहुंच जाते हैं। जी हां, दुष्यंत चौटाला के पिता जो हैं वो गोवा पहुंच जाते हैं, और खुद दुष्यंत चौटाला जो हैं खान मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद शायद वो भी गोवा पहुंच जाते हैं। और वो भी तब जब किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, तमाम जगहों पर मर रहा होता है। इन लोगों की आंखों में किसान के लिए तब बिल्कुल आंसू नहीं आए थे, क्योंकि जिस राजवीर की मौत हुई है वो भी हरियाणा का रहने वाला था। उसकी बात को आप अनसुना कर दिए, और उसके लिए आपकी आंखें बिल्कुल भी नम नहीं हैं। आंखें नम तो बहुत दूर की बात है, आंसू की एक परत तक नहीं है आपकी आंखों में। हकीकत यह है। तो इस बात को समझ जाइए कि अगर इन्होंने किसानों के लिए इस सरकार को त्याग भी दिया तो सीधे अजय चौटाला वापस जो हैं तिहाड़ जाने वाले हैं। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपको राजनेता का चरित्र और उसके शख्सियत के अंदर क्या ताकत है वो जानना है ना, तो ऐसे ही हालात में आपको पता चलता है कि एक राजनेता के अंदर कितनी ताकत है दोस्तों। क्योंकि क्या हो जाता अगर अजय चौटाला वापस जेल चले जाते या ओम प्रकाश चौटाला वापस जेल चले जाते तो क्या होता? मगर उस डर से ये लोग अभी भी बीजेपी सरकार में बने हुए हैं। जबकि मैं नहीं भूला हूं कि हरियाणा विधानसभा की जो पूरी कैंपेनिंग हुई थी तो दुष्यंत चौटाला के पूरे तेवर जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ थे, और फिर जाकर वो उनकी गोद में बैठ गए। दुष्यंत चौटाला आप ये नहीं जानते हैं कि कुर्सी पे बने रहने का मोह आपको राजनीति में कितने बड़े नुकसान की तरफ ले जा रहा है। आप एक युवा नेता हैं, आपके पास पूरी उम्र पड़ी हुई है। आने वाले दिनों में अगर आप ये बड़ी कुर्बानी किसी और के लिए नहीं, किसान के लिए आपने की होती है, और सिर्फ हरियाणा के किसान के लिए नहीं, देश भर के किसान के लिए, तो आपका मुकाम कहीं और बढ़ जाता। मगर आपके लिए आपकी कुर्सी इतनी प्यारी है कि आप उसको नहीं त्यागेंगे। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। मगर जैसे मैंने कार्यक्रम में कहा ना, आने वाले दिनों में कोई चमत्कार हो जाए तो वो बात अलग है, मगर भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम इलाकों में बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट गया है। या फिर क्या यह अहंकार इसलिए है कि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव जैसे ही आएंगे तो हम माहौल को थोड़ा और उग्र कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। तो चाहे किसान हो या वो युवा हो जो आज की तारीख में रोजगार के लिए ट्विटर पर बौखलाए हुए है, आंदोलन कर रहा है, वो फिर बीजेपी को वोट दे देगा। क्योंकि धार्मिक अस्मिता से बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं है ना, उसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। आज यही सवाल मैं इन तमाम किसान नेताओं से करना चाहता हूं, तमाम बड़े बड़े किसान नेता जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वोट देने की बारी आएगी तो आपके लिए क्या फैक्टर रहेगा? क्या तब धार्मिक अस्मिता के सामने आप घुटने टेक देंगे?
क्योंकि सवाल यही है ना कि आज की तारीख में जो लोग कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं या नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी, चलिए कल्पना कर लीजिए कि कल को मोदी सरकार का दिल पसीज जाता है और वो 3 काले कृषि कानूनों को वापस ले देती है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट दे देंगे, या आपको यह बात याद रहेगी कि किस तरह से 100 दिनों तक किसान जो है वो आंदोलन करता रहा? कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि 300 मौतें हो चुकी हैं, रोज 3-3 लाशें घर जा रही हैं, और इस सरकार के अहंकार के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो सरकार, क्योंकि जब किसान पहुंचा भी नहीं था, ये वो सरकार है जिसने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया, लगातार निशाना साधती रही। जो लोग किसानों के पक्ष में आए उन्हें तक टारगेट किया गया, चाहे वो 22 साल की दिशा रवि हो, चाहे वो मंच हो जहां से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, हर किसी को निशाना साधा गया जो किसानों के साथ खड़ा था। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जब वोट देने की बारी आएगी, तब क्या आप ये सब भूल जाएंगे? क्या कभी आपने अपने मन के अंदर झांककर इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है? क्या यह सवाल जरूरी नहीं है? दोस्तों, यकीनन भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। हरियाणा में तो हालत आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाया गया, यानी कि जो शख्स 4 साल तक सत्ता में था, अब उसे हटा दिया है, जबकि अब 1 साल बचा है अगले विधानसभा चुनावों में। यानी कि बीजेपी जनता को क्या संदेश दे रही है? जनता को यह संदेश दे रही है कि 4 साल हमने जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाए रखा वो नाकारा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, हालांकि मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ को कोई खतरा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है? ये वही जगह है जहां 100 विधायक आज से कई